नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज विश्व स्मरण दिवस है। सड़क यातायात में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है और लाखों लोग घायल होते हैं। हर साल नवंबर महीने के तीसरे रविवार को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया जाता है। उन्हें संवेदना व्यक्त की जाती है। आज के खास दिन इस बार भी मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सड़क हादसे कब तक रुकेंगे और रफ्तार का कहर आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। पिछले 10 सालों की बात करें, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है और 45 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2012 की तुलना में आज देश में दुगनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। पहले 15 लाख और अब 38 लाख। तो समझिए इसे रोका कैसे जाए। क्या इसी तरह से सड़कों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है जिस तेजी से गाड़ियां बढ़ रही हैं? क्या सड़क हादसों को कम करने की कोई योजनाएं हैं? क्योंकि कई योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन कितनी कारगर साबित हो रही हैं? फिर भी सड़क हादसे कम क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। और चलिए, क्योंकि खास मुद्दा है, बात करना भी इस पर जरूरी है और इसके समाधान निकालने की भी कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। बेहद खास चेहरे, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देती हूं मैं आपको। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गोरा जी हैं, ट्रॉमा से हैं, एसएमएस से ट्रॉमा सर्जन है। बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश आपका। हमारे साथ नीलम भारद्वाज जी भी मौजूद है, शिक्षाविद है। बहुत स्वागत है नीलम जी आपका। मनोज भट्ट जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं। बहुत स्वागत है मनोज सर आपका भी। और साथ ही डॉक्टर मृदुल भसीन जी है, फाउंडर ट्रस्टी है मुस्कान से। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और क्योंकि मुस्कान संस्था लगातार इसे लेकर काम कर भी रही है, और मेरा सवाल भी आपसे रहेगा। सबसे पहले हम इस दिन को संवेदना के तौर पर मनाते हैं, और क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि अलग अलग दिन डिसाइड है और हर दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, मगर ये खास दिन है जिसमें हम सेलिब्रेशन नहीं करते बल्कि संवेदना व्यक्त करते हैं, याद करते हैं उन लोगों को जो सड़क हादसों में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आपको क्या लगता है कि पहले अब में क्या कोई फर्क आया है, या सिर्फ ये नंबर्स बढ़े हैं कोशिशों के मद्देनजर अगर बात की जाए तो? श्वेता, मैं आपको बताना चाहूँगी और साथ ही दर्शकों को भी यह बताना चाहूँगी कि ये दिन जो नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, या मनाया जाना कहने के बजाय बेहतर होगा कि आयोजित किया जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब हम उन लोगों का स्मरण करते हैं जो कि दुर्भाग्यवश अपना जीवन दुनिया की सड़कों पर, अपने देश की सड़कों पर, हर देश की सड़कों पर खोते हैं। और भारत का नंबर तो बहुत ऊंचा है, 10वां नंबर आ जाता है देश के उन लोगों में जो, उन देशों में जो जिनमें बहुत मौतें होती हैं। तो हम इसके लिए क्या करें? एक एनजीओ जो मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी है, वो अपने छोटे से एक तरह का, जैसे छोटे छोटे प्रयत्नों के माध्यम से कोशिश करता रहता है कि लोगों का ध्यान, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स का ध्यान इस ओर ध्यान जाए। तो ये जो पर्टिकुलर दिन है जिसका हम आयोजन करते हैं, इसमें हम उस व्यक्ति के हृदय को छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज वो किसी और के साथ हुआ ये दुर्घटना, किसी और का प्रियजन चला गया। क्या मुझे ये पता है कि ये कल मेरे साथ नहीं होगा? संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो हम इस संभावना के मद्देनजर यह ध्यान रखते हुए कि एक व्यक्ति के जाने से किस तरह से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, किसी गरीब का तो घर बार ही पूरा नष्ट हो जाता है, उसके लिए खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, और बाकी सबके दिल में से वो याद कभी नहीं जाती और वो नॉर्मल नहीं हो पाते व्यक्ति। तो इस संवेदना के माध्यम से, इस हृदय को छूने के प्रयास के माध्यम से हम लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपना व्यवहार इतना संयत रखिए सड़क पर एज अ रोड यूजर, कि आपके कारण आप स्वयं भी सुरक्षित रहें और कोई दूसरा भी आपके कारण दुर्घटनाग्रस्त न हो। क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होने में भी 2 स्टेजेस होती हैं, कि एक तो व्यक्ति उस लेवल पे तक दुर्घटनाग्रस्त हो कि वह चलने लायक भी ना रहे और व्हील चेयर पे आ जाए। क्या कर सकता है ऐसा आदमी? उसके परिवार का क्या होगा? उसका खर्चे का क्या होगा? दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति चला जाता है, फिर तो कहानी एक तरह से खत्म ही हो जाती है, कि जो भी परिवार हो, जिस भी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो उसकी, उसमें वो उस दुख को झेलता रहता है। और ये मृत्यु रूरल एरियाज में ज़्यादा होती हैं। ये यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे 2 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मनोज सर बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि रूरल एरियाज में ये डेथ्स ज़्यादा होती हैं, और वहाँ आप समझ सकते हैं कि प्राय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है आपने। और इसलिए भी कि स्थितियां ऐसी होती तो कौन उस दर्द को समझ रहा है, कौन उससे निकलने की परिवार के अलावा भी ये कोशिश करे कि भाई किसी और के साथ। यहाँ से मनोज भट्ट जी हमारे साथ है। सर, जब हम स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यातायात की बात करते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारियों का बखूबी आपने निर्वहन भी किया है।
सवाल इसे लेकर ये कि यातायात को लेकर भी नियम बहुत होते हैं, बहुत सारे नियम की पालना हो सके, जागरूक करने की भी कोशिश होती है। ये प्रोग्राम्स पुलिस की तरफ से भी किए जाते हैं। आज के वक्त में कितने एफर्ट से, कितनी प्रायोरिटी में ये पुलिस के लिए है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे इसे नियंत्रण किया जाए? प्रीता जी, पुलिस विभाग हर वर्ष जी दिसंबर में अगले वर्ष की प्राथमिकताएं तय करता है। 10 प्राथमिकताएं हमारी होती हैं और उसमें से एक प्राथमिकता हमेशा से सड़क सुरक्षा रही है, आज भी है, और मुझे जो हालात हैं देख के लगता है कि आगे भी रहेगी। सभी एजेंसीज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट हैं, सब ने अपने प्रयास बढ़ाए हैं। जो कहा जाता है कि पहले 3 E's कहा जाता था, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन, ये ट्रैफिक के और रोड सेफ्टी के 3 मेन स्टे कहलाते थे। अब उसमें से एक ई और जोड़ दिया है, इंजीनियरिंग को स्प्लिट कर दिया है, इंजीनियरिंग ऑफ रोड्स एंड इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल्स। ये सब अपनी जगह है, इन सब में बहुत सुधार हुआ है, सब में बहुत एफर्ट्स भी हुए हैं, पर यह भी सत्य है कि एक्सीडेंट्स की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो स्थिति है, जितनी ज़रूरत है हमें, शायद उतने एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहने को तैयार हूँ कि डिमांड और सप्लाई का गैप इतना ज़्यादा है कि सब स्टेक होल्डर्स मिल के भी उसकी गैप की पूर्ति नहीं कर पा रहे। एक कारण ये भी है कि हमने इसको कट एंड राइड समस्या के रूप में भी देखने का हमने गलती की है। ये केवल एक लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम या केवल इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक सोशियोलॉजिकल इशू भी मानता हूँ मैं। हमारे अंदर जो मानसिकता है, सोसाइटी की जो नैतिक मूल्य कह लीजिए या जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, एक तो हम अपनी तौहीन मानते हैं कि नियमों का पालन करना हमारी तौहीन है। हमने अगर नियम नहीं तोड़े और तोड़ दिए तो आपने अब यहाँ कई बार सुना होगा, आप जिस फील्ड में आपको ज़्यादा इसका अनुभव है, कि जब हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल जो दिन रात धूप में, गर्मी में, सर्दी में खड़े होकर नियमों के पालन कराने की चेष्टा करता है, उसको अक्सर ये सुनने को मिलता है, आप भी जानते हैं, कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे फादर कौन है, मेरे अंकल कौन है, ये ले फ़ोन पे बात कर। तो एक वो मानसिकता की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे अंदर नियमों के पालन को लेके एक स्वतः कोई स्फूर्त जागृति नहीं है। जब तक हम पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, हम नहीं करते। आपने रूरल डेथ्स की बात की। रूरल डेथ्स में सबसे बड़ा कारण ये है, 2 व्हीलर्स की बहुत संख्या हो गई है, हेलमेट कोई नहीं लगाता, एक्सीडेंट में सबसे पहले वहीं कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और हेलमेट, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम रूरल एरिया में इन्फोर्समेंट ऑफ हेलमेट यूज़ कर सकें दंडात्मक तरीके से। तो ये वो सोशियोलॉजिकल सिचुएशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हम अपने घर से, चाहे वो पेरेंट्स हों अपने बच्चों को या बच्चे हों वो अपने पेरेंट्स को, जब तक ये नहीं सिखाएंगे कि हमको सड़क पे नियमों के अनुसार चलना क्यों ज़रूरी है, चालान से बचने के लिए नहीं, खुद से बचने के लिए ज़रूरी है, तब तक कितने भी कानून हम नए कड़े से कड़े बना लें, हम इस समस्या को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मनोज सर आपने। और मानसिकता ये हो गई है कि हम चेकिंग हो रही है तो हम हेलमेट लगा लें क्योंकि चालान हो जाएगा। अगर हम ये सोच के निकले कि एक्सीडेंट ना हो और अगर हो तो हम सेफ रहे, ये हमारी सुरक्षा के लिए है क्योंकि हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है, तो शायद नियम की पालना अपने आप ही होने लगेगी और इस मानसिकता को ही बदलने की यहाँ पर जरूरत है। नीलम भारद्वाज जी, हम बात करते हैं युवाओं की खास तौर से, क्योंकि बहुत बड़ा दर्द होता है जब किसी परिवार का चिराग बुझ जाए, लेकिन इतनी जल्दी में युवा होते हैं या इतना ज़्यादा रोड पे चलना भी एक मजाक सा हो जाता है उनके लिए, ड्राइव करना मजाक हो जाता है, खेल हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। युवाओं को, बच्चों में ये चीज़ कैसे इनबिल्ट की जाए, क्या कोशिशें होनी चाहिए इस लिहाज से?
मैं मनोज सर से कम्प्लीटली अग्री करती हूँ। जैसा सर ने बोला जी। कि ये चीज़, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे सिस्टम में ही होना चाहिए। जैसे एक परिवार में हम अपने घर से निकलते हैं तो सिस्टम है कि हम अपने घर को लॉक करके ही निकलेंगे, राइट? ये कहीं स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, ये कहीं कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो ये रोड सेफ्टी, मैं कहूँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान हम सबको रहने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है, एनजीओज जैसा मुस्कान और दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं ये लोग करते हैं, एजुकेटर्स करते हैं, लेकिन ये हम सब की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप युवाओं की बात करें तो ठीक है, इस रोड सेफ्टी करिकुलम को हमें कहीं ना कहीं अपने स्कूल करिकुलम में, कॉलेज करिकुलम में इंटीग्रेट भी करना चाहिए। काफ़ी वर्कशॉप, सेमिनार्स भी आयोजित किए जाने चाहिए। लेकिन फिर वापस मैं उसी मुद्दे पर आऊँगी, ऐसी चीज़ें कुछ किताबों से या लेक्चर से या वर्कशॉप्स करके नहीं सिखाई जा सकती। रोड सेफ्टी हमारे सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए और एज पेरेंट्स हमको अपने बच्चों के आगे भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जब हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम ग्रीन लाइट पर रुक रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं और उसी बच्चे को रोड पर व्हीकल लेके आना अलाउ कर रहे हैं, जो बच्चा इसके लिए योग्य है, मीन्स उसके पास लाइसेंस है, टू व्हीलर पर हेलमेट लेकर चल रहा है और रोड से नियमित जितने भी नियम हैं उनकी जानकारी है। ये हम सबका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। एक अकेला जना इस मुद्दे पर नहीं सफल हो सकता अगर काम करे। बिल्कुल ठीक कहा नीलम जी कि अकेले कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब जब सब एक साथ होंगे और ठान लेंगे तो बिल्कुल एकदम से एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा और आना भी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गोरा जी भी हैं। डॉक्टर दिनेश, सबसे मुश्किल स्थिति होती है जब हम ट्रॉमा की बात है, आप ट्रॉमा सर्जन हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रॉमा में केसेस आते हैं, क्या सबसे पहले आपके मन में आता है ये सब देखकर? और सबसे बड़ी लापरवाही, अलग अलग तरह के मामले आते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही आपने क्या नोटिस की? ट्रॉमा की स्थिति में जब मरीज पहुंचता है हमारे पास, तो उसकी सबसे पहले तो ये समझ में पीछे की हिस्ट्री वगैरह पता करने का ये कारण होता है कि इसको इंजरी वगैरह कितनी सीवियर रही होगी, उसके हिसाब उसका जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो पार्ट होता है। पर जो लापरवाही की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर के साथ जो एक्सीडेंट्स है और सबसे ज़्यादा सीवियर इंजरीज उसी के साथ देखने को मिलती है, जिसमें सर ने जैसे बताया नॉन हेलमेटेड राइडर्स जो भी है उनको ग्रेव इंजरीज सबसे ज़्यादा मिलती है। मैं इसी पे बात करूं, मैं शुरुआत करता हूं एक डेटा से जो अपना राजस्थान का अभी पब्लिश हुआ है। 23,000 एक्सीडेंट्स में 11,000 से ऊपर मृत्यु दर है, 11,000 से ऊपर मौतें हुई है। हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर 2 एक्सीडेंट्स में से एक में मृत्यु हो रही है, जिसमें माइनर मेजर सारे एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व है। 50% तक जो डेथ है एक्सीडेंट्स को लेके, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसमें एक ओवरऑल एक्सीडेंट्स में राजस्थान पीछे है, लेकिन क्रैश के बाद में जो डेथ्स है उसमें हम बहुत ऊपर रैंक करते हैं। अब हमारी रैंकिंग 4-5 पे है। यदि टोटल एक्सीडेंट्स में हम 9-10 के आसपास रैंक करते हैं, तो डेथ में इतने ज़्यादा है। इसका जो मेजॉरिटी जो कोज है उसका है कि पोस्ट क्रैश जो इमरजेंसी केयर है वो बहुत वीक है। हम सोचे कि हम जयपुर में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, चारों तरफ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं, हम सेफ है, तो बिल्कुल सेफ नहीं। एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र की फैमिली, पाली में एक्सीडेंट होता है, बिजनेसमैन की फैमिली, और पूरी फैमिली ही नहीं बच पाती क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचने में उनको उतना समय लग चुका था कि बचाना ही शायद मुश्किल हो उनकी इंजरीज को लेके। तो मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि ये जो इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स सिस्टम है, ये केवल कैपिटल या मेजर सिटीज में नहीं, आपका रिमोट एरियाज में भी होना चाहिए, क्योंकि आप जहां जहां ट्रेवल कर रहे हो वहां आप अनसेफ हो। पोस्ट क्रैश इमरजेंसी केयर, नो डाउट प्रिवेंशन और इंजरीज को डाउन लाना तो ओवरऑल मोटिव है, लेकिन इंजरीज होने के बाद हॉस्पिटल में टाइम से पहुंचे, ट्रीटमेंट क्रैश साइट से ही स्टार्ट हो, जो EMTs टीम है वो ट्रेंड हो, टाइम पे पहुंचे, तो
एक डॉक्टर के लिए भी, इवन मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ पे जीडीपी खर्च है, अपना जो एक्सपेंसेस है वो भी रिड्यूस होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक क्रैश विक्टिम को यदि रोड साइड से ट्रीटमेंट मिलता जाए तो हमारे पास पहुँचने तक, लेवल 1 या 2 सेंटर पे पहुँचने तक वो इतना सीरियस कंडीशन में नहीं पहुँचेंगे कि उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाए। एक डीअरेंज्ड फिजियोलॉजी को ठीक करने में वीक्स लग जाते हैं, वो आईसीयू स्टे उनका रहता है, तो वो वीक्स ओवरऑल आपकी हेल्थ पे बर्डन दे रहा है उस पेशेंट का। यदि वो ही क्रैश साइड से उसका ट्रीटमेंट होते आए तो वो इतना सीवियर नहीं हो और वो बहुत ही अर्ली डिस्चार्ज में चला जाए, तो ये ओवरऑल अपने हेल्थ पे भी बर्डन है। बिल्कुल ठीक है आपने। मनोज जी, एक चीज़ थी, पहले लोग बहुत डरते थे, एक्सीडेंट होता था तो कोई हालत गंभीर है, जख्मी है, लोग देखना भी नहीं क्योंकि हम पुलिस केस में फंस जाएंगे। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया गया, इजी किया गया कि भाई आप मदद कीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग की जो बात की है आपने, वो इस मामले में यही कि जितना वक्त पर आप पहुंचेंगे जान बचाई जा सकती है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है कि लोगों के जहन में ये बात आए, देरी ना हो, और या चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं, क्या आपको लगता है कि उसे भी और ज़्यादा बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि प्रायोरिटी में तो कहते हैं हर सरकार कि हमारी प्रायोरिटी में चिकित्सा है, कि हम उसे बेहतर करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी और सुधार की आवश्यकता है वो तो अपनी जगह है ही, और सरकारें कोशिश भी कर रही हैं अपने संसाधन जितना वो इधर डाइवर्ट कर सकते हैं इस क्षेत्र में वो करने के प्रयास हमेशा रहते हैं सभी के। वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की आपने बात की कि साइट से और पहले अस्पताल तक पहुंचने तक का जो पीरियड है, वहाँ पे अक्सर कोई मेडिकल स्टाफ नहीं होगा, तो वहाँ पे कौन होंगे? या तो कोई ढाबे वाला होगा, कोई चाय वाला होगा, कोई होटल वाला होगा, कोई ठेले वाला होगा। हमने ये भी प्रयास किए हैं, पुलिस भी करती है, बहुत सारे एनजीओज भी इसमें लगे हुए हैं कि इस तरह के रोड साइड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की भी ट्रेनिंग करें, उनकी अवेयरनेस कराएं कि कैसे वो तुरंत सहायता कर सके। पर समस्या वहाँ पे अब देखने में ही आ रही है, इसका असर होता है, इसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा है। 2-3 साल तक हमारे आंकड़े लगातार नीचे गए हैं, एक्सीडेंट्स के भी और डेथ्स के भी। पर अब पिछले कुछ सालों में ये चीज़ देखने में आई कि लोग, जो पास के लोग हैं, वो उनकी मदद करने के बजाय वीडियो उतारने में लगे रहते। बहुत सही कहा आपने सर, बिल्कुल यही नज़ारा होता है। तो अब वो मेरी सबसे ऐसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो बन सकते हैं, कभी बन जाएं, उनसे गुजारिश है वीडियो रहने दीजिए, लाइक्स के चक्कर में मत पड़िए, जो वहाँ बेचारा पड़ा है उसकी ज़िंदगी को लाइक करिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ माफ़ी चाहूँगी आपसे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी जो मनोज सर की बात को ही आगे बढ़ाती है, वो ये कि 2016 में गुड समैरिटन लॉ पास हुआ था, जिसमें गुड समैरिटन लॉ जो बाइबल का एक टर्म है, जो किसी भी भले मानस के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। कोई भी भला मानस जो हेल्प करना चाहता है एक्सीडेंट विक्टिम्स की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना है कि पुलिस उससे पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि प्राथमिकता दी जाएगी उस व्यक्ति को जो घायल है, तो उसको पहले ले जाइए आप, ये पूछताछ आप बाद में करेंगे। इसी तरह से हॉस्पिटल स्टाफ को भी ये निर्देश सरकार ने, माफ कीजिए, सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा है। जी बिल्कुल। इनाम अभी रिसेंटली में, अगर गलत नहीं हो तो उसको, उस राशि को बढ़ाया भी गया है। अगर आप देख लें कि उसमें कितने लोगों ने उस इनाम को प्राप्त किया है सालाना, तो आप चौंक जाएंगे कि इतने कम लोग हैं। इतने कम लोग हैं जी, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है, तो इसको लोगों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि ये इससे लोगों में को बढ़ावा मिलेगा कि मुझे किसी तरह का हैसल नहीं होगा, मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर देना मेरे लिए जरूरी है, नाम बताना जरूरी है, गुमनाम रहकर भी मैं गुड समैरिटन बन के किसी की हेल्प करके उसकी जान बचा सकता हूँ। क्योंकि प्राय लोग चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन वो डर के मारे नहीं करते। तो इस लॉ को जितना ज़्यादा हम पब्लिसाइज करें मीडिया के माध्यम से और हॉस्पिटल्स के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट्स इसीलिए के अगर माध्यम रोड से। सेफ्टी को हम अपने स्कूल और कॉलेज करिकुलम में इंटीग्रेट कर लें, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बचपन से ही पता होंगी। जी बिल्कुल। तो उससे जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको इन सब चीज़ों का आभास होगा कि अगर वो किसी एक्सीडेंट में विटनेस हैं तो उस समय जो विक्टिम है उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कानून क्या कहता है, और हॉस्पिटल तक मदद ले जाने के लिए उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ों में एनजीओ की भूमिका बहुत अहम होती है।
मैम आप क्या कहेंगे इसमें कि एनजीओ, क्योंकि आपका एनजीओ भी और ये खास मौका भी था कि हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ें सामने आती नहीं है हम उस पर बात नहीं करते हैं, हम समस्या समाधान की भी बात नहीं करते हैं, और ये मौके ही होते एक तरह से कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। एनजीओ की भूमिका इसमें अहम होती है। किस तरह से कोशिशें या फिर किस तरह से हर्डल्स आते हैं? जी मैं पहले कोशिश के बारे में बात करना चाहूँगी श्वेता जी, क्योंकि एनजीओ के रूप में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आप नीलम यहाँ बैठी हुई हैं जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो हम स्कूली बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। और यह विशिष्ट आयोजन जो 17 को नवंबर को हो रहा है, उसमें 45 से लेकर 50 स्कूलों के बच्चे, 500 बच्चे 2 ऐसे गीतों को गाएंगे जिनमें बहुत भावुक स्वरों में वो गाएंगे। और मैंने देखा है उन गीतों को जब वो गा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग अपने आंसू पोंछ रहे होते हैं, क्योंकि एक बच्चे की आवाज़ में एक अजीब तरह का भोलापन होता है, और वो खुल के जब उसको गीत को गा रहे होते हैं और अपना संदेश सड़क सुरक्षा का दे रहे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दिल को छूने वाला प्रभाव होता है। दूसरा, इस इवेंट को स्पेसिफिकली यदि मैं आगे बढ़ाऊँ तो इसमें हम थिएटर, म्यूज़िक, ड्रामा, माइम, इस तरह के सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिससे कि व्यक्ति इस विषय को, सड़क सुरक्षा के विषय को जो बहुत ड्राई और डेटा रिडन समझते हैं, और मेरा काम नहीं है सरकार का काम ऐसा समझते हैं, उसके मानवीय पक्ष को समझ सकें, और जो इश्यूज हैं उन पे अलग अलग प्रेजेंटेशंस होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतर कोशिश, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है, और जितनी बात की जाए तो उतनी अलग सुझाव और अलग कुछ बेहतर करने की कोशिश होती है। लेकिन क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक कमेंट जरूर आप लोग दें, संदेश दें। क्या मैसेज सर आपकी तरफ से? मेरा एक ही संदेश है, रक्तदान करें पर सड़क को ना करें, बिल्कुल, अस्पताल में करें। डॉक्टर दिनेश, जो भी क्रैश विक्टिम आप देखते हैं उसको जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचाएं, और सूचना उसकी जहां भी अच्छा सेंटर है वहां पहुंचाएं। मेरा कहना ये है, आज जितने भी श्रोता और दर्शक हमको देख रहे हैं, कि सड़क पर सुरक्षा का ध्यान रखकर यदि आप चलेंगे तो आप स्वयं को भी बचा रहे हैं, दूसरों को भी बचा रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा को कैजुअली न लें, बहुत ध्यान से चलें। ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, एक मानवीय कर्तव्य है। बिल्कुल। नीलम जी, मेरा संदेश सभी युवाओं से है, जब भी वो सड़क पर व्हीकल लेकर निकलें तो हमेशा ध्यान रखें कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सुरक्षा की नहीं है, सड़क पर जो साथ में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आज के हमारे युवा लें, तो इस समस्या का समाधान पाने में कुछ हद तक वो अपना सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। विश्व स्मरण दिवस है, हमारी भी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लाल को, अपने चिरागों को खोया है, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि दुर्घटना से देर भली, किस बात की जल्दी है, और अगर आपको आपकी जान की परवाह नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि आपके पीछे आपका पूरा परिवार खड़ा है, और अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार का क्या होगा। बस इसी को महसूस कर लीजिए, और तो शायद आपकी रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। और अगर आप किसी को सड़क पर जख्मी हालत में या इस हालत में देखेंगे तो शायद आप ये सोच लें कि कल को मेरी स्थिति या मेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, तो उस समय आप भी सोचेंगे कि कोई मदद कर देता, वक्त पर अस्पताल पहुंचा देता। तो फिर इसी फीलिंग के साथ आप भी मदद के लिए आगे आइए, और कोशिश जब सब मिलकर करेंगे तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है कि हम इन आंकड़ों को कम कर दें। भले ही रफ्तार तेज हो रही है, भले ही गाड़ियों की संख्या सड़कों पर ज्यादा हो रही है, लेकिन कम से कम एक्सीडेंट्स ना हो, किसी की जान ना जाए, हर परिवार खुशहाल है, यही कामना हम करते हैं। लेकिन ये कोशिशों से होगा, हमारी और आपकी। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।